चलिए आज जो है हम लोग इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास का हम लोगों का जो विषय है, इस विषय में हम लोग भारत के जैसे विकास की आप बात सुनते होंगे, कहते होंगे कि भारत का विकास दर जो है सो इतना हो गया, या किसी भी कंट्रीज़ के विकास दर की बातें कहते हैं या स्टेट के विकास दर की बातें कहते हैं। तो आज जो चीज़ हम लोगों को समझना है, जो चीज़ हम लोगों को जानना है, वो विकास दर होता क्या है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लासेज में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बताया था, जैसे विकसित राष्ट्र क्या होता है, विकासशील राष्ट्र क्या होता है, मतलब डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बताया था। उसी तरह हम लोगों ने बताया था सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के बारे में, मतलब समाजवाद, दे अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। अब जो यहाँ हम लोग विकास की बातें जो होती हैं, ये विकास की बातों को कैसे हम लोग समझते हैं, विकास का मतलब क्या होता है। तो विकास की संकल्पनाएं एक टॉपिक हम लोग आज यहाँ शुरू करते हैं पहले, फिर हम लोग इसमें विकास की संकल्पनाओं में क्या क्या हम लोग जानना होता है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो आगे के टर्म्स पे हम लोग देखेंगे, जैसे आप सुनते होंगे आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें कही जाती है। ग्रोथ जिसका हिंदी होता है समृद्धि होता है। तो आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आज हम लोग जानेंगे। फिर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात की जाती है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ये दोनों चीज़, दोनों टर्म्स हमको समझ में आएंगे, तो यहाँ दो बातें हम लोग करेंगे। एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को समझेंगे, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे। और दोनों को समझने का मतलब है दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। फिर हम लोग इससे रिलेटेड आगे टर्म्स आएंगे, जैसे जीडीपी का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे कैसे जीडीपी का एक्सप्लेनेशन होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। किसी स्टेट का, जैसे बिहार के कई स्टेट्स हैं, तो उसमें उसका ग्रोथ जो दिखाया जाता है वो कैसे दिखाया जाता है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे यूएनओ सर्वे करती है, उसके बाद आपको आईएमएफ सर्वे करती है, कहती है कि भारत का विकास दर इतना रहेगा, चीन का विकास दर इतना रहेगा, बांग्लादेश का इतना रहेगा, रशिया का ये रहेगा, अमेरिका का विकास दर इतना रहेगा। ये सब चीज़ कैसे होते हैं, विकास दर क्या होता है, इन चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में आज के एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम इन लोगों को समझते हैं, इस पर डिस्कस हम लोग करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की संकल्पनाएं, जिसका इंग्लिश होता है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम लोग पहले समझते हैं। विकास की संकल्पनाएं को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक जो भाग होता है जिसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, और दूसरा जो इसका भाग होता है इसको आर्थिक विकास कहा जाता है। तो आर्थिक विकास को हम लोग बाद में समझेंगे, आर्थिक समृद्धि को पहले समझना हमारा जरूरी है। क्यों, अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये विकास तभी होगा जब समृद्धि की बातें कर लेंगे। तो समृद्धि में होता क्या है, पहले हम लोग इसको पहले समझते हैं। पहली बात, समृद्धि जो होती है इसके बारे में कहा जाता है कि समृद्धि जो है एक मात्रात्मक कथन है, मतलब ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मात्रात्मक परिवर्तन क्यों दर्शाता है, सो गौर कीजिएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स में लिया जाता है, जीडीपी लिया जाता है, जीएनआई लिया जाता है, एनएनआई लिया जाता है, पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम लिया जाता है, जीबीए लिया जाता है। अब इन सब चीज़ों से हम लोग आगे रूबरू होंगे, इन सभी टर्म से थोड़ा सा हम लोग इसको अपने स्तर से समझने के लिए एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। जैसे आर्थिक विकास में होता क्या है, अब किसी भी देश में जो भी आर्थिक परिवर्तन होता है, मतलब उसके टोटल जो उसके यहाँ उसके उत्पादन होते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। पर उत्पादन का मतलब हम लोग जैसे जीडीपी की बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ पूरी गेहूं के उत्पादन सिंपली हम लोग समझते हैं छोटे से सामान्य लहजे में, कि एक साल में कितना गेहूं का उत्पादन हुआ। या हम लोग अदर एग्जाम्पल्स में बात करते हैं, ये गाँव के बच्चे हैं तो उनके लिए गेहूं के उत्पादन की बात की तो आपको समझ में आया। शहर के बच्चे की हम लोग बात करते हैं, तो अगर शहरी बच्चे हैं तो आपको बताया जाए कि एक साल में हमारे देश में पूरे मोटर बाइक्स की कितनी प्रोडक्शन हुई। या अदर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम लोग ये बातें करेंगे कि लैपटॉप की बात करें तो पूरे, या मोबाइल्स की बात करते हैं तो पूरे ईयर्स में हमारे देश में कितना मोबाइल्स का उत्पादन हुआ या इंपोर्ट हुआ या उसका सेलिंग्स हुआ। ये सब जो हुआ, इस तरह के जो उत्पादन हुए, इन सभी उत्पादन में जो परिवर्तन होता है पिछले साल के रेस्पेक्ट में इस साल में, ये पूरे उत्पादन में सभी चीज़ों के जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं सभी परिवर्तनों को, यानी उनकी मात्रा में जो परिवर्तन है, गौर करेंगे, उनकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसी मात्रात्मक परिवर्तन या परिमाणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम,
हिंदी में जिसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, या इसी को शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, NNI, नेट नेशनल इनकम कहा जाता है। इन सभी तथ्यों से आगे हम लोगों को रूबरू होना है, आगे उनके बारे में पढ़ना है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की बात बता रहे हैं हम लोग। GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या हिंदी में उसको कहते हैं सकल मूल्य संवर्धन कहा जाता है। ये सारे जो हैं तथ्य, इन सबों में मात्रात्मक परिवर्तन को, किसी भी देश के किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक परिवर्तन है, उनको इसके द्वारा दर्शाया जाता है। अभी मात्रात्मक परिवर्तन की बात हम लोगों ने यहाँ कहा। देखिए, मैं कहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि टीचर पढ़ाता है, पढ़ाना नहीं है, लेवल गिरा दो, लेवल गिरा करके जो है सो पढ़ाओ। तो लेवल गिरा करके बताइए हम इसको कैसे पढ़ाएंगे? हम लेवल गिराएंगे तो ये चीज़ें हम लोग टर्म एक्सप्लेन एक टीचर की तरह नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं, रिक्शा पुलर्स को नहीं पढ़ाते हैं। तो ये टर्म्स थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे सब इजी होता चला जाएगा। अगले टर्म्स पर चलेंगे तो फिर ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ तीसरी चीज़ जो है अल्पकालिक होता है, तो अब यहाँ इस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम लोग आर्थिक विकास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास में क्या होता है? यहाँ एक बात हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही इसमें फीचर्स होते हैं, इसमें दोनों की गुणवत्ता होती है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में गुणात्मक और परिमाणात्मक क्या मतलब हुआ? आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि किसी भी देश के लोगों के जीवन स्तर में जो परिवर्तन होता है, जीवन स्तर में परिवर्तन का मतलब हुआ कि आपकी शिक्षा में कितनी परिवर्तन हुआ। यहां था कि आपके पास धन कितना आया, ये जो है आर्थिक समृद्धि जो है बताती है कि आपके पास धन का या इनकम आपका कितना बढ़ा। और ये आर्थिक विकास जो है, अगर सिंपल भाषा में हम लोग बताते हैं तो आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि आपके जीवन स्तर में परिवर्तन, मतलब पैसा जो आया उससे आपका जीवन स्तर कैसा हुआ, मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा हुआ। पहले देखते थे एकदम लिख 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 दिख रहे थे, चेहरे पर लग रहा था कि बहुत दिनों से भोजन ठीक से नहीं मिली है। अच्छा, पैसा आया तो अच्छा खाना शुरू कर दिए, तो स्वास्थ्य चेहरे पर चार्मिंग नजर आने लगी। पहले दुबले थे, अब हेल्दी हो गए। तो ये एक फीचर्स हम लोग कंपेयर करके दिखा रहे हैं। पैसा आया तभी ये परिवर्तन हुआ, हेल्थ आपका सुधरा। जब हेल्थ सुधर गया तो आप तीसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, एजुकेशन पर फोकस करते हैं। या पहले रहन सहन का स्तर आप सुधारते हैं, एजुकेशन थर्ड आपका प्रायोरिटी होता है। तो आप दूसरा आप क्या करेंगे कि आप जा करके अपना थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे। पहले ऐसे ही 100 रुपये वाला शर्ट खरीद लेते थे, अब पैसा आया तो आप क्या किए, अच्छे जीवन स्तर मतलब अच्छे कपड़े खरीदे। पहले ऐसे पंखा में रह लेते थे, तो पैसा आया तो आप क्या किए, अब आप बढ़िया वाला थोड़ा सा जा करके रूम बनाएं, बढ़िया वाला पंखा खरीदें। अब सस्ता वाला लोकल नहीं खरीदेंगे, अब बढ़िया वाला खरीदेंगे। और ज़्यादा पैसा आएगा तो रूम में एसी लगा लेंगे। ये जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा है, मतलब यहाँ इनकम को भी दिखा रहे हैं, परिमाणात्मक आपके आय में होने वाले परिवर्तन को भी दिखाया जा रहा है, और उससे जो आपके गुणों में परिवर्तन हो रहा है इस पैसे के आने से, ये भी दर्शाया जा रहा है। यही क्रिया हमारी आर्थिक विकास कहलाती है। इसको कौन कौन से संकेतक हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो संकेतक होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, जिसके अंतर्गत एजुकेशन की बात की जाती है। भले आपके हो सकता है कि पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, आप ग्रेजुएट हो गए, आप उससे भी बड़े अधिकारी बन गए, ज़्यादा आप PhD कर लिए, तो मतलब आपके जीवन स्तर में ये चेंज हुआ। ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इस तरह ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव जो है उसकी गरीबी की सूचकांक की बात की जाती है। मतलब आपका लेवल गरीबी में, आप BPL में है कि APL में आ गए कि मतलब और अच्छे हो गए हैं। उसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कितने लोग भूख के दायरे में है किसी भी देश में। उसी तरह सकल राष्ट्रीय खुशहाली की बात होती है। जब बहुत पैसा आ जाता है तो जानते हैं क्या होता है, खुशहाली की बात खोजी जाती है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, खुशहाली नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस नहीं है तो इसका कारण क्या है?
इसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं जो आगे हम लोग फिर इस टर्म को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस पर हम लोग बातें करेंगे, है ना। जैसे खुशी के लिए आप ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत देखेंगे फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश माना जाता है काफ़ी दिनों से, ये हर साल के सर्वे में अभी टॉप पर बैठा हुआ है। तो वहाँ पैसा के साथ साथ संपत्ति, धन संपत्ति के साथ साथ खुशहाली, हैप्पीनेस है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, उसी तरह सतत विकास, ये भी टर्म्स है जिसकी ज़रूरत होती है इसमें जानने की। ये इन सभी टर्म्स में, इन सभी जो है संकेतकों में जब परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन जो है आर्थिक विकास कहलाता है। किसी भी देश के होने आने वाले आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये अल्पकालिक है। अब ये अल्पकालिक है और इसको हमने कहा दीर्घकालिक है। अब इस दोनों को समझना है कैसे है। ये अल्पकालिक इसलिए है क्योंकि ये हर साल चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इस साल आपके पास, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो अगर सिंपल आप इनकम वाले लोग हैं तो हो सकता है इस साल आपने 5 लाख कमा लिया और अगले साल हो सकता है 2 लाख भी नहीं हो, या उसके अगले साल हो सकता है आप 1 करोड़ कमा लें। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये अल्पकालिक शॉर्ट टाइम पीरियड्स के होता है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो है एक बार अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया तो आपका जो है सो फिर एक पूरा लाइफ जो है आप ग्रेजुएट ही कहलाएंगे। घर अगर आपने बना लिया तो इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक के लिए आपकी घर बनी रहेगी। तो ये जो चेंज, इसके अंतर्गत जो चेंज होता है ये आपका दीर्घकालिक होता है। जहां हम लोग देख रहे हैं कि ये अल्पकालिक है, वहीं पर यहाँ हम लोगों को ये हो जाता है दीर्घकालिक। इंग्लिश में हम लोग इसको शॉर्ट टाइम पीरियड्स और उसको हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड्स के रूप में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसका दायरा संकीर्ण होता है। ये जो आर्थिक समृद्धि होती है इसका दायरा संकीर्ण होता है, जबकि इसका जो दायरा होता है ये बृहत होता है। आर्थिक विकास का दायरा बृहत होता है। क्यों होता है संकीर्ण? ये एक निश्चित दायरे में इसका परिवर्तन होता है, ये सबको इसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग जो है, सबके जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं हो सकता। इनकम सबके पास इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के पास कम हो सकता है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकते। ये गवर्नमेंट के गवर्नेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कैसे गवर्नेंस कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस कर रही है। तो ये इसीलिए ये संकीर्ण होता है, इसका दायरा छोटा होता है और इसका दायरा बृहत होता है। क्योंकि ये अगर विद्यालय खुली तो उस गांव के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। एक हॉस्पिटल बना तो उसमें बड़े दायरे के लोग आकर के उसमें इलाज करा सकते हैं। तो ये जो आर्थिक विकास जो होता है, सड़क बनी तो उस पर कोई भी जा सकता है। जितनी लंबी दूरी तक सड़क का कनेक्टिविटी होती है उतनी लंबी दूरी तक के लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। तो ये इसी वजह से जो है आर्थिक विकास इसका जो रेंज होता है ये बृहत होता है। ये दोनों में मैंने डिफरेंसेस बताया। अब यहाँ एक टर्म आया जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म, जिसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे जीडीपी की बात मैंने कहा, तो ये जीडीपी टर्म को हम लोग लेकर के आगे एक्सप्लेनेशन इस पर शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है स्टार्टिंग्स का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चीज़ों को, तथ्यों को समझने के लिए इकोनॉमी के। तो बस इसको हम लोग आगे फोकस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने कहा, जीडीपी की बात हम लोगों ने कहा। ये जीडीपी यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग पे मैंने जो है भारत का मैप बनाया है, अपने देश का एक नक्शा बनाया है। अब क्यों बनाया है ज़रा सोचिएगा। ये जो नक्शा मैंने बनाया है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका एक डिफिनीशन होता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का डिफिनीशन होता है। जिसको समझ में नहीं आता होगा जीडीपी, देखिए आराम से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग बस यहाँ पर कंसंट्रेट रखना है, नहीं समझ आए हो ही नहीं सकता है। इतनी तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इसमें 5 बातों को जानना जरूरी होता है जीडीपी में। 5 बातों में क्या क्या जानना है? जैसे पहले हम लोगों को एक टर्म जानना है कि भौगोलिक सीमा हम लोगों ने लिखा है, इंग्लिश में ज्योग्राफिकल एरिया इसको कहते हैं। फिर दूसरा हम लोगों को समझना होगा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष एक टर्म आएगा। फिर तीसरा एक टर्म आएगा हम लोगों को मौद्रिक मूल्य। और ये 3 टर्म्स के आधार पर तो हम लोग जीडीपी को पहले एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद 3 टर्म और हम लोगों को आएगा जिसकी हम लोग चर्चाएं आगे हम लोग करेंगे। जैसे एक स्थिर मूल्य आएगा, एक चालू मूल्य आएगा, इंग्लिश में कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस, और एक आएगा बेस ईयर की बात यहाँ पर होगी। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो 2 तरह का जीडीपी मैंने लिखा है। एक भारत का जीडीपी हम लोगों ने लिखा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के ही
आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 1,84,184.88 184.88 लाख करोड़ रुपीस। ये हम लोगों ने कांस्टेंट प्राइस यहाँ पर लिखा है, गौर कीजिएगा। और दूसरे में हम लोगों ने लिखा है 324.11 लाख करोड़ रुपीस, 324.11 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है करेंट प्राइस लिखा है। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही देश की दो जीडीपी हम लोगों ने क्यों लिखा है, इस पे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे टर्म से। पहले जीडीपी क्या होता है ये हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कुछ टर्म, कुछ शब्दों में। जैसे जो मैप मैंने यहाँ पर बनाया है इंडिया का, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जीडीपी का जैसे परिभाषा शुरू होता है तो उसमें पहला जो सेंटेंस आता है वह सेंटेंस होता है कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, गौर करेंगे, किसी भी देश के, ये भारत देश हो गया, तो भारत देश के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, जो भारत की भौगोलिक सीमा हो गई गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी होते हुए, कश्मीर होते हुए, असम होते हुए कश्मीर तक ये जो पूरी क्षेत्र है, इस पूरी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, तो पहली भौगोलिक सीमा क्षेत्र समझ में आ गई क्यों लिया गया। दूसरा, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में, जो यहाँ हम लोगों ने लिखा 24-25, तो एक वित्तीय वर्ष में, जैसे भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, एक्चुअल शुरू होता है 22 मार्च से और वो समाप्त भी होता है 21 मार्च को, लेकिन उसे कैलकुलेशंस के फॉर्मेट में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लिया जाता है। उसकी भी कहानी है, कभी होगा किसी वीडियोज़ में मैं उसे भी बता दूंगा ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर सारे कंट्रीज़ के एक होते हैं, या तो 24 होगा या 25 होगा, भारत में 24-25 क्यों होता है, इसकी भी एक कहानी, क्योंकि ये भारत के नेशनल कैलेंडर पर बेस्ड होता है। और नेशनल कैलेंडर जो होता है वो भारत के सक्षमबद्ध यानी हिंदी वाली कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, दोनों को मर्ज करके बनाई गई है। तो उस पर बेस्ड होता है, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर मैं यहाँ पर इतना ही चलता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर जो भारत का है, एक वित्तीय वर्ष में, ये एक वित्तीय वर्ष की बात कही गई कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली, यहाँ मैंने गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, मतलब जितने भी सर्विस मतलब सेवाएं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो सेवा दे रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं सेवा होता है, बैंक में जाते हैं सेवा मिलता है, फोन पर बात करते हैं सर्विसेज होती है, सेवा मिलता है। तो इसके अंतर्गत भी जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनका भी हिसाब करना है। और गुड्स मतलब जो भी वस्तु है, गेहूं चावल का उत्पादन हो, चाहे ट्रेन का उत्पादन हो, चाहे बस बन रहा हो या मोटर कार बन रहा हो या फिर बाइक बन रही हो या पेन बन रहा हो या लैपटॉप बन रहा हो, मोबाइल बन रहा हो, जितने भी प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती हैं जिसको हम लोग गुड्स कहते हैं, उन सभी गुड्स और सर्विसेज का ग्रॉस, देखिएगा यहाँ पर नाम क्या लिखा गया है, ग्रॉस, और एक टर्म इसको हिंदी में कहते हैं सकल, और यहाँ था टर्म डोमेस्टिक, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भौगोलिक क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, घरेलू क्षेत्र जो आपका है उसी को डोमेस्टिक कहते हैं, इसको घरेलू कह रहे हैं। और उत्पाद, कौन है उत्पाद, तो गुड्स और सर्विसेज, ये है उत्पाद। मतलब किसी भी देश के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। अब ये भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन पहले इसको लिख लेंगे आप कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। अब देखिए ये मौद्रिक मूल्य क्या हुआ, मौद्रिक मूल्य की बातें हम लोगों ने इंग्लिश में इसको मॉनेटरी वैल्यू कहा। ये क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब हुआ गेहूं अलग उत्पाद है, चावल भी अलग उत्पाद है, पेन अलग उत्पाद है, कपड़ा अलग उत्पाद है। अब ये सब का वैल्यू एक साथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे,
तो इस सबका वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेहूं, मान लीजिए प्राइस हम लोगों ने उसका देखा, तो अगर गेहूं का प्राइस 25 रुपीज़ है, तो 25 रुपीज़ से जितना गेहूं हमारे देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुआ, उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिए। क्लॉथ्स की बात अगर हम लोग लेते हैं, तो अब क्लॉथ्स पूरे देश में क्लॉथ्स का उत्पादन कितना हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके प्राइस वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे ही सभी वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, मुद्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है, यही वैल्यू हमारा मॉनेटरी वैल्यू या हिंदी में मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो अब आपको जीडीपी समझ में आई विषय वस्तु कि किसी भी देश के कुल भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ये कांस्टेंट प्राइस दो हम लोग जीडीपी क्यों लिखे हैं, 184.88 लाख करोड़ और एक हम लोग 324.11 लाख करोड़ रुपया हम लोग क्यों लिखे हैं। देखिए जीडीपी को दो पार्ट में जाना जाता है। एक होता है जिसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, हिंदी होता है इसका मौद्रिक जीडीपी। कहीं किसी बुक में गलती मिल सकती है तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे। ये तथ्य बिल्कुल सही है, मेरे क्लास में बताई जाने वाली हर तथ्य वो कंप्लीट आप उस पर दावेदारी कर सकते हैं, वो तथ्य आपको सही होगी। रियली कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तथ्य कोई भी हमारा गलत नहीं होगा। आप उसके लिए कहीं भी आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट आप लड़ सकते हैं, तथ्य आपको सही मिलेंगे। तो एक मौद्रिक मूल्य कहा जाता है और एक जो होता है वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, सॉरी एक मौद्रिक जीडीपी एक वास्तविक जीडीपी जिसको रियल जीडीपी कहा जाता है। ये दोनों जीडीपी क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग इसको यहाँ पर समझने जा रहे हैं। देखिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसमें डिफरेंस ये होता है, जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करेंट प्राइस पे होता है। अब करेंट प्राइस पे जीडीपी कैसे हुआ, जैसे हम लोगों ने 324.11 लिखा, तो ये 324.11 जो है ये क्या है, लाख करोड़ रुपीस क्या है, ये नॉमिनल क्यों हुआ। देखिए करेंट का मतलब हुआ वह वैल्यू जो अभी आपको अवेलेबल है। सपोज कीजिए हम लोग पोटैटो की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, तो ये सबको समझ में आती है। आलू अभी मार्केट में अगर सीजन है उत्पादन का, तो इस वक्त जो आलू का प्राइस होगा, द प्राइस ऑफ पोटैटो, वह जो होगा हो सकता है कि अभी आपको 15 रुपये मिल रहा हो, लेकिन यही प्राइस आप देखेंगे आप नवंबर में दिसंबर में वो प्राइस बढ़ जाती है, वो आपको 40 रुपीज हो सकता है। ये जो वैल्यू है ये करेंट प्राइस है। तो ये करेंट प्राइस पर जो वैल्यू निकाला जाता है जीडीपी का, वह कहलाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी, हिंदी में मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये ज़्यादा होता है, ये अधिक होता है, करेंट प्राइस पर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होगा, स्थिर मूल्य की बात जो हम लोग थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर, तो वो भी समझ में आएगी। अब जैसे स्थिर मूल्य पर एक आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भारत का आधार वर्ष अभी कैलकुलेशन जो भी है 11-12 पर किया गया है, यानी आधार मूल्य। जैसे अभी तो हम लोगों ने देखा रेट चेंज हो गया, और ये अगले पिछले साल कुछ और रेट रहा होगा, उसके पिछले साल कुछ और रेट रहा होगा, तो सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी कि हमारे यहाँ परिवर्तन कितना हुआ। उन परिवर्तनों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, एक बेस ईयर बना लेती है। और ये बेस ईयर जैसे अभी 2011-12 चल रहा है, इसी बेस ईयर को जो है हिंदी में हम लोग आधार वर्ष कहते हैं। अब देखिए इस बेस ईयर के आधार पर ये मान लिया गया कि पोटैटो का प्राइस यानी आलू का जो मूल्य है वो हो सकता है कि उस वक्त 10 रुपया डिटरमाइन किया गया हो सकता है उस वक्त 10 रुपया रहा हो 11-12 में। अब आलू का मूल्य अभी तत्काल में जो भी होगा, जो कैलकुलेशन होगा, सरकार जो कैलकुलेशंस करेगी उसी बेस ईयर के आधार पर 10 रुपये से ही मल्टीप्लाई करेगी, चाहे उत्पादन जितना हमारे यहाँ हुआ हो, उसका वैल्यू निकलेगा तो 10 रुपये के प्राइस पर। यही जो वैल्यू होता है इसको स्थिर मूल्य या कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग कहते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू होता है।
तो इस एक्चुअल वैल्यू के आधार पर भारत का जो अभी जीडीपी है ये 184.88 184.88 लाख करोड़ रुपया हमारे यहाँ का जीडीपी है। इस जीडीपी को रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। यानी जीडीपी दो स्तर पर निकाला जाता है, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। अब एक और टर्म यहाँ हम बता दें कि विकास की जो बातें की जाती हैं, एक्चुअल जो कैलकुलेशंस होता है देश में, कहा जाता है इसे भारत का विकास दर अभी 6.6 6.7 ऐसे बताया गया है, जो आगे हम लोग जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वह इसी रियल जीडीपी के आधार पर किया जाता है, वास्तविक जीडीपी के आधार पर किया जाता है। यानी इस 184.88 लाख करोड़ 184.88 लाख करोड़ रुपीस के बेसिस पे ये तैयार किया जाता है। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं। ये तो हुआ जो हम लोगों ने भारत के जीडीपी की बातों को हम लोगों ने समझाने की, मतलब किसी भी देश के जीडीपी को समझाने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड में, जैसे आप सुनते होंगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे देश विश्व में जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कैसे बन गई है? यही वो जीडीपी है जिसके आधार पर वो कैलकुलेशंस करते हैं कि भारत में जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। अब देखिए ये हम लोग फरवरी 2025 की बात करने जा रहे हैं। एक और जो है भारत सरकार हमारी बातें, प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि हमारी देश जो है वो अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। 5 ट्रिलियन यूएसडी की, अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है। यहाँ हम लोग बताते हैं जैसे फरवरी 2025 का जो रिपोर्ट है अभी वर्ल्ड वाइड, इसके अनुसार से वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है अमेरिका है, जिसकी कुल जो जीडीपी है वो 30.34 ट्रिलियन यूएसडी की है। अमेरिकी डॉलर में 30.34 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी है। दूसरी इसके पीछे जो है खड़ी है वो चाइना है। चाइना की जो इकोनॉमी है ये 19.53 यूएसडी चाइना की इकोनॉमी है, वो जो सेकेंड पोजीशन पर वर्ल्ड के है। तीसरी जो है जर्मनी है, और जर्मनी की इकोनॉमी जो है 4.93 यूएसडी में ट्रिलियन हो गया, मतलब ट्रिलियन यूएसडी हो गया है। और चौथी जो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी है वो जापान है, इतनी छोटी सी कंट्री, और इसकी इकोनॉमी है 4.33 ट्रिलियन यूएसडी। और यहाँ हम लोग भारत है, भारत की जो इकोनॉमी है ये पहुँच गई है 4.27 ट्रिलियन यूएसडी, जो जस्ट कुछ ही दिनों में ये चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बस थोड़ा सा फासला है, ये चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगी जब ये जापान को पीछे छोड़ देगी और हम लोग जैसे 4.33 को क्रॉस कर जाएंगे, हम लोग विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसके बाद भारत के बाद ब्रिटेन का स्थान आता है जिसकी 3.31 यूएसडी है, ट्रिलियन यूएसडी है। फ्रांस है, 7वीं अर्थव्यवस्था है फ्रांस, जिसकी है 3.28 ट्रिलियन यूएसडी है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि भारत किस कंट्री को बीट करके या उसे पछाड़ करके आगे बढ़ी है। तो भारत जो है ब्रिटेन को पछाड़ करके और विश्व की अगली जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है ये बनी है। और जस्ट ही आप ये भी पढ़ेंगे कि भारत जापान को पछाड़ करके विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये पोजीशन से लेकर के सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी पूछे कि भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था उसके समकक्ष कौन है, तो जापान हमारा एग्जाम्पल्स हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन हम लोग बन सकता है जो घुमाएगा, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमको समझना है, मैंने कहा विकास दर की बात, ग्रोथ की बातें मैंने कही थी, ये समझ लेंगे। जैसे घरेलू समृद्धि दर जो होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है घरेलू समृद्धि दर, इंग्लिश में इसको हम लोग डोमेस्टिक और ग्रोथ और रेट कहेंगे। ये डोमेस्टिक ग्रोथ रेट जो होता है ये क्या होता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 2023-24 में भारत का जो विकास दर था 8.9% था, एक था, और दूसरा जो था कांस्टेंट मूल्य पर ये 7.3% था। अब यही जो विकास दर है ये 6.4% इस साल जो फाइनेंशियल ईयर हमारी 2024-25 है इस पर ये अनुमानित किया गया है। तो ये कई संस्थाएं हैं जैसे सीओ, हमारे यहाँ के एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी अपना सर्वे करती है, वर्ल्ड वाइड सर्वे होता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं। आरबीआई का अलग सर्वे होता है, आईएमएफ का अलग सर्वे होता है, वर्ल्ड बैंक का अलग सर्वे होता है, सबके अलग अलग सर्वे होते हैं। हम जो बातें कर रहे हैं कि ये जो विकास दर की बातें जो कही जाती है इसका एक्चुअल टर्म होता है घरेलू समृद्धि दर या डोमेस्टिक ग्रोथ रेट की बातें की जाती है। निकलता कैसे है,
एंड ये जो 6.4% है, 7.3% है, ये कैसे निकलता है। और यहाँ यही चीज़ हम लोग यहाँ दूसरा और चेंज भी देख रहे हैं 8.9, 9.7, इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये समझते हैं जीडीपी जो हमारा होता है, यानी पिछले साल का जीडीपी और इस साल के जीडीपी में जो चेंज हुआ, मतलब पिछले साल का जो जीडीपी था उसके रिस्पेक्ट में इस साल का जो जीडीपी है उसको जब घटाते हैं हम लोग तो हमको जीडीपी में परिवर्तन पता चल जाता है कि जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ है। तो देखिए अगर इस साल की जीडीपी हमारी है तो 184.88 लाख करोड़ रुपीज है, और पिछले साल की जीडीपी कितनी है 171.79 करोड़ रुपीज है, तो ये 7 लाख करोड़ रुपीज है। अब इस चेंजेस को, ये जो चेंज हुआ इस चेंज में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकालना है। और ये जो इस साल का जीडीपी, सॉरी गत वर्ष का यानी प्रीवियस ईयर का जो जीडीपी है इससे डिवाइड करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे ही होता है, जो चेंज हुआ उसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। वही काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। जो इस साल का हमारा जीडीपी है उस जीडीपी में से पिछले साल का जीडीपी घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि चेंज कितना हुआ, और उसको हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए बेस हमारा हो गया पिछले साल का जीडीपी, उससे डिवाइड कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको पता चला कि हमारे देश का एक्चुअल जीडीपी में चेंज कितना हुआ है। यही हमारा जीडीपी में जो चेंज होता है यही विकास दर कहलाती है। अब ये विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर अलग होगा, जिसको हम लोगों ने भी जस्ट बताया है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का जो डेवलपमेंट का चेंज है 6.4% है इस साल, और 23-24 में 7.3% था। और यही चीज़ जो है यहाँ पर हम लोग करेंट प्राइस पर देखते हैं तो ये 9.7% हो जाता है, जबकि पिछले साल ये 8.9% था। तो ये जो चेंजेस हैं इसी को हम लोग विकास दर की बातें कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे हम लोगों ने डोमेस्टिक ग्रोथ रेट कहा था। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर, जहाँ हमारे फिर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपसे फिर पूछे जाते हैं कि बताइए कि भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा जीडीपी या ग्रोथ रेट किसका है। एक और टर्म हम थोड़ा सा और यहाँ पहले चर्चा कर लें, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे 2025 में सर्वे हुई है, जिस सर्वे के अनुसार से, IMF के सर्वे के अनुसार से ये बताया गया है कि वर्ल्ड में, संपूर्ण वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट होगा वो 3.3% होगा, जो भी हम लोगों ने बात किया है। अमेरिका का ग्रोथ 2.2% होगा, चीन का ग्रोथ रेट 4.5% होगा, जापान 1.1% होगा, यूरोपियन यूनियन का ग्रोथ रेट 1.9% होगा। लेकिन भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा अभी ग्रोथ करने वाले कंट्री में से बनी हुई है, सबसे ज़्यादा अधिक विकास दर भारत का है। इसका मैं काउज भी बताता हूँ, पहले समझ लेते हैं। ये IMF के अनुसार 6.6%, अलग अलग संस्थाओं की बातें पूछी जाती है, तो IMF के अनुसार 6.6% है। अभी जो हम लोगों ने बताया था NSO के डाटा बताया था 6.4%। अब ये IMF 6.6% अनुमान किया है। वर्ल्ड बैंक जो हमारी है, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि हमारा भारत का जो ग्रोथ रेट होगा, जीडीपी का ग्रोथ होगा वो 6.7% है। यही चीज़ यूनाइटेड नेशन ने जो सर्वे किया है इसने भी 6.6% का सर्वे किया है कि भारत का जो जीडीपी होगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा वो 6.6% होगा। इसी तरह यूके की बात यानी ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में भी 1.5% जो है सो ग्रोथ रेट यहाँ पर अनुमानित है। रसिया है, रसिया में 1.4% अनुमानित है। बांग्लादेश, इसका पिछले साल ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा वहाँ पर उठम पटक हो गया, पॉलिटिकल हंगामा बचा, तो उसका नतीजा हुआ कि 4.4% घट गया इसका ग्रोथ रेट। पाकिस्तान जो है इसका 3% है, यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से। ब्राज़ील 2.4% है। ये ग्रोथ रेट जो है वर्ल्ड के कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ का हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो मैं यहाँ पर कहा हूँ कि ये जो भारत का ग्रोथ रेट है क्यों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और ये अमेरिका का हम लोग देख रहे हैं कम है, जापान का कम है, चीन का कम है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉज मैं बताता हूँ, किसी भी देश के जो ग्रोथ रेट होती है वह ग्रोथ रेट उस देश के इकोनॉमिक सिचुएशंस पर दिखती है। तो हमारा देश इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम लोग अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग पिछड़े होते बैक फुट पर चले गए थे। अब हम लोग जो है सो तेज रफ्तार से हमारे अंदर जागरूकता आई है, तो हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है। लेकिन हम घर फटाफट बढ़िया बढ़िया बनाने लगे हैं, अपने संसाधनों का अच्छा उपभोग करने लगे हैं, कमाने पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, तो हमारा विकास तेज़ी से हो रहा है। लेकिन अमेरिका वाले ऑलरेडी पीक पर बैठे हुए हैं, अब वो क्या बनाएंगे,
बिल्डिंग को तोड़कर फिर बिल्डिंग बनाना पड़ता है, नई बिल्डिंग बनाने की उनकी रिक्वायरमेंट कम जगह दिखती है। तो अब उनका विकास क्लाइमेक्स पर है, इसलिए उनका जो विकास दर है, रेट ऑफ जो है सो ग्रोथ है, वो कमजोर दिखेगा। जापान बहुत ज़्यादा अपने संसाधनों को यूटिलाइज कर चुका है, यही कारण है कि उसका ग्रोथ बहुत ही कमजोर हो जाता है, मतलब कम दिखता है। सिमिलर अदर कंट्रीज के भी हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ें। अब हम लोग फिर बैक जाते हैं कहाँ पर, जो भी जस्ट हम लोगों ने छोड़ा था कि भारत में सभी स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे भारत के स्टेट्स की बात हम लोग करते हैं, तो अब महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जीडीपी वाली जो भारत की जो स्टेट है, वो स्टेट आपकी होती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है उसका 42.6 लाख करोड़ रुपया इसका अभी जीडीपी है। और फिर ग्रोथ रेट की भी हम लोग बातें करेंगे, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। इसकी ग्रोथ रेट 13% है। तमिलनाडु है सेकेंड, जो है भारत की सबसे बड़ी जीएसडीपी इसके लिए वर्ड यूज होता है ना। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राज्य उत्पाद की बात हो जाती है, डोमेस्टिक उत्पाद की बात होती है। अब यहाँ जो हम लोग जीएसडीपी की बात कर रहे हैं, कर्नाटका थर्ड पोजीशन पर है जहाँ 28.09 लाख करोड़ रुपया है और इसका ग्रोथ रेट 8.2% है। तमिलनाडु का 8.9% है। गुजरात फोर्थ पोजीशन पर है 27.9 लाख करोड़ रुपीस, इसका ग्रोथ रेट 8.10% है। उत्तर प्रदेश जो है पांचवा भारत की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है, मतलब राज्यों में, जिसका 24.99 लाख करोड़ रुपीस इसका आपको टोटल जीडीपी है। सातवां स्थान हमारा जो जाता है ये पश्चिम बंगाल का होता है। और फिर राजस्थान 18.8 का है, राजस्थान का है 17.8 है, तेलंगाना है 16.5 है, आंध्र प्रदेश है 15.89 है, मध्य प्रदेश 15.22 लाख करोड़ रुपीस है। अब यहाँ हम लोग बिहार पर भी हम लोग बातें करते हैं। बिहार का जो आपको जीएसडीपी है वो 8.5 लाख करोड़ रुपीस है। और यहाँ एक मिजोरम की बात हम लोग करते हैं जो राज्यों में 32वें पोजीशन पर है, जिसका 13.7 लाख करोड़ रुपया इसका जीएसडीपी है। और इसी में दिल्ली की बात हम लोग देखते हैं जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित राज्य है, इसका जीडीपी 11.07% है। और ये क्रम में जो है ये 13th पोजीशन पर सभी राज्यों में आती है। अब ग्रोथ की बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ की बातें मैं इसलिए बातें चाह रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू जीडीपी हो गया कि भारत की सबसे बड़ी जो राज्यों में जो सबसे बड़ी स्टेट है वह है महाराष्ट्र है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक की बात किया। हमारे बिहार जो है सो 15वें पोजीशन पर है। और राज्यों में मिजोरम सबसे नीचे है और केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है। अब जो है यहाँ जो ग्रोथ की बातें कही है, तो ऐसे देखिएगा ये डाटा थोड़ा सा अलग अलग सोर्सेज आप देखेंगे तो वहाँ अलग अलग मिल जाएगा। 13% दिखा देता है महाराष्ट्र को टॉप पर। और मैं एक एरर भी देखा था कि हमारे राज्य की सरकार, बिहार राज्य की सरकार के द्वारा भी देखा मैंने, एरर जैसे देख लिया, उन लोगों ने गलत कर दिया था, मतलब स्टेटमेंट उनकी गलत थी, संभवतः कोई कमी हो सकती है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना समझ लेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। कि अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को के द्वारा ये बात स्पष्ट नहीं होती है, जैसे बिहार का ग्रोथ रेट 14.5% दिखाया जा रहा है। ये 28 को जो हमारी बजट आई थी 2015 में, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि 14.5% हमारे राज्य का ग्रोथ रेट है, हमारे स्टेट का गवर्नमेंट रेट है, ग्रोथ रेट है। जबकि यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र का 13% है। या कोई भी किसी भी स्टेट का, सभी चेंज टॉप स्टेट्स में हम लोग देख रहे हैं जिनकी टॉप जीडीपी है, जिसमें चेंजेस हैं, किसी की भी 14.5% नहीं है जो अवेलेबल है। ये डाटा अलग अलग सोर्सेज में थोड़ा सा चेंज मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल बिहार सबसे ज़्यादा अभी चेंज वाली स्टेट हमारी बनी हुई है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखा रही है। तेलंगाना है तो तेलंगाना का 10.1% वहाँ उसका ग्रोथ रेट है। यानी इन सभी डाटाओं में हम लोग देखते हैं तो ये थर्ड पोजीशन पर जाता है। फर्स्ट बिहार है, सेकेंड ग्रोथ रेट महाराष्ट्र का होता है, थर्ड पोजीशन तेलंगाना का होता है, उसके बाद ही बाकी लोगों का ग्रोथ रेट यहाँ पर दिख रहा है, ये है। और इसी में हम लोग दिल्ली, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का दिख रहा है 9.17% इसका ग्रोथ रेट दिख रहा है। ये ग्रोथ रेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाले अगर कोई स्टेट है तो वो डाटा जो हम लोगों को दिख रहा है, एक्चुअल डाटा, उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि बिहार का होता है और इसके बाद ही किसी का आता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी, विकास दर क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, तो फिर आगे आप कैरी करते रहें, आगे फिर अन्य तथ्यों को हम लोग
पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। जहाँ दिक्कत होगी आप हमारे ऑफिस में आकर के, इंस्टीट्यूशंस के ऑफिस में आकर के समय अरेंज करके हमसे आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।